अगर अन्याय कहीं हो रहा है, उस अन्याय को रोकने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, किसी समाज को न्याय देने के लिए अगर कोई कानून बनाया गया है तो उस कानून को प्रॉपर तरीके से पूरी ईमानदारी से लागू होना चाहिए। सो जो यूजीसी के जो कानून है जो आया है, मैं नहीं समझता कि उसमें कहीं कोई दिक्कत है किसी भी तरह की। और जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है, वो एक तरफ ये बात सीधी सीधी कह रहे हैं कि भैया अन्याय करने वाले तो हम ही हैं। यही बात कह रहे हैं ना वो लोग, अन्यथा उन्हें क्या दिक्कत है भाई? अगर वो अन्याय नहीं कर रहे हैं उन्हें क्या दिक्कत है? नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम अन्याय कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। नहीं हो कटघरे में, तुम जब भी अन्याय होगा तो वो जनरल कास्ट का कोई बंदा ही करेगा। होगा नहीं, यही सब कुछ हो रहा है। यूजीसी ही नहीं, आप देश के हर उसमें देखिए कि अन्याय करने वाले कौन हैं। अभी आपको मेरठ का उदाहरण बताता हूं। मेरठ में एक दलित समाज की लड़की को किडनैप किया गया, उसके बाद में उसकी मां को जो है जो बचाना चाह रही थी उसका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसी मेरठ में उसी गांव के पास में एक और गांव है, उस गांव में एक कश्यप समाज का लड़का है, उस लड़के को जिंदा जलाकर मार दिया गया। ये 14 साल का बच्चा है दलित समाज का, लखनऊ में। जो सच्चाई जो है, कड़वी सच्चाई, जिसे ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है, नेता सुनने को तैयार नहीं, आरएसएस और बीजेपी के ये लोग, सो उनके सामने रख रहा है 14 साल का बच्चा अश्मित गौतम, उसे सुनने को तैयार नहीं। तो कौन है अन्याय, कौन कर रहा है इनके खिलाफ? कौन कर रहा है? वो कौन लोग हैं जो अन्याय कर रहे हैं? और दूसरी बात, इस देश में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, सरकार की भी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी, वो संस्थाएं इस बात को सिद्ध कर रही हैं कि मात्र 1% लोगों के पास इस देश की 89% प्रॉपर्टी है, 89% पैसा है उनके पास में। और जो 89% लोग हैं उनके पास जो संपत्ति है और जो पैसा है वो 1% लोगों से भी कम है। और क्या अन्याय होगा? ये अन्याय कौन कर रहा है भाई? SC ST के लिए जब तक ये प्रोटेक्शन था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब हो रही है जब OBC को, एक बहुत बड़े तबके को इसमें ऐड कर दिया गया है। यानी कि अब OBC पर भी किसी तरीके का कोई जातिगत टिप्पणी होगी, कुछ होगी, तो बचा कौन? जनरल का व्यक्ति। नहीं, अब ये तो OBC वालों को समझना चाहिए। OBC वाले अपने आप को अब तक छतरी समझते रहे थे, तो उन्हें समझना आना चाहिए OBC वालों को कि तुम अपने में चाहे छतरी बने रहो, पर उनकी नजर में जो अत्याचार तुम पे कर रहे हैं तुम शूद्र ही हो। स्वामी प्रसाद मौर्य इसको लेकर कह भी रहे हैं कि पहले तो ये कहते थे कि हिंदू में आते हैं ST SC OBC सभी, और अब अलग कर दिया इन्होंने इस तरह। वो बहुत पहले से अलग कर दिया भाई, वो बहुत पहले से अलग हैं। अगर संविधान की भी भाषा देखो तो पिछड़ा वर्ग कहा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग तो बाद में आया है मंडल कमीशन के बाद में। तो पिछड़ा वर्ग में कौन है? पिछड़ा वर्ग में SC ST OBC और माइनॉरिटी के वो लोग जिन्हें आप पसमानदा मुसलमान कह सकते हैं, ये सारे के सारे लोग उसी में आते हैं। सो उनको पहले से ही मालूम है, उन्होंने पहले से ही आपको काट कर रखा है, उन्होंने पहले से ही आपके साथ में अन्याय किया। जब आबादी OBC की 52% है तो OBC को 27% रिजर्वेशन क्यों दिया गया? एक तो अन्याय यही हुआ। दूसरा जो अन्याय जो हुआ है, यही मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही किस तरह से अन्याय किया इसे भी आप सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए OBC को 27% आरक्षण दिया गया, SC ST को 22%, दोनों मिलाकर 49.5% हो गया। पर जब EWS की बात आई, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, कौन है? वो जनरल समाज के लोग हैं। मोदी सरकार ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। तब ये 50% की जो सीमा थी तब वो कहां गई भाई? आप रिजर्वेशन इस हिसाब से अगर देखते हैं तो 59.5% हो गया ना, 50% की सीमा खत्म हो गई ना। वो क्यों हो गई? क्योंकि अपनी बात आ गई। जब अपनी बात आ गई और इस दिमाग में जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जातिगत आधार पर भेदभाव का, सांप्रदायिक आधार पर वो जो बांटे हुए हैं ना पहले से कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वो जो बांटे, वो जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर ने काम किया। तो जब अपना आया उसको कह दिया भाई ये रिजर्वेशन ठीक है आर्थिक आधार पर, जो कि संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। सर, ये लोग जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तब तो सबको एक में शामिल कर लेते हैं कि तुम सब एक में हो, सब हिंदू हो, और जब इस तरीके से इन्हें अलग से कोई प्रोटेक्शन दी जा रही है ST SC OBC को, तब जनरल कैटेगरी अलग हो जाती है। तब वो कहती है कि नहीं, इस हमारे साथ विरोध हो रहा है। ये OBC समाज को समझने की जरूरत है। ये हिंदू हिंदू जो कहा जा रहा है और OBC पागल जो हो रहा है हिंदू के पीछे, उससे समझ में आना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को OBC कहता है, लेकिन OBC का बेड़ा गर्क कर दे रहा है। वही है ना OBC। उसके सारे ठाट बाट देखो इस देश के प्रधानमंत्री के, रईसों से भी ऊपर रईस के से ठाट बाट है उसके सारे, और उसके सारे कार्यकाल में 12 साल होने जा रहे हैं। OBC को क्या दिया? मैं समझता हूँ झुंझुना दिया जिसे बजाते रहे OBC पकड़ के, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। कुछ मंत्री बना दिए केवल गाड़ी के लिए, बंगले के लिए और सुविधाएं लेने के लिए। उनके पास इतनी आजादी नहीं है कि अपनी इच्छा से, अपने दिमाग से वो कोई भी ऐसा काम कर सके जो समाज के लिए होना चाहिए, समाज के लिए उन्हें करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये OBC को समझना है कि तुम हिंदू नहीं हो। ये हिंदू तुम्हें तभी मानते हैं कि जब मुसलमानों से लड़ाना हो तुम्हें, तब तुम हिंदू हो। जब तुम्हें अधिकार देने हो तो तब तुम हिंदू नहीं हो,
तब तुम शूद्र हो और शूद्र के हिसाब से तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं। ये ओबीसी को समझने की जरूरत है। और ओबीसी को समझने की जरूरत है कि जब मुसलमानों से लड़ाते हैं, वो दिखाना है ना आपको कि भाई दुश्मन सबसे बड़ा इस देश का मुसलमान है, तब उनको मूर्ख बनाते हैं और वो मूर्ख बन जाते हैं। और ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, बेसिकली हिंदू राष्ट्र तो केवल एक नारा है। इस देश में हिंदू राष्ट्र की आड़ में, उसके पीछे ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की एक घिनौनी साजिश है। असली हकीकत इस देश की ये है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट है सर अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है और मोदी सरकार को लेकर जिस तरीके से जो ब्राह्मण समाज है, जनरल कैटेगरी है, वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। लगातार शपथ लेते लोग दिख रहे हैं कि अब हम वोट नहीं देंगे प्रधानमंत्री मोदी को। उनके खिलाफ इस तरीके से पहली बार जनरल कैटेगरी आई है, ईडब्ल्यूएस, जैसा कि आपने जिक्र किया। इतना मतलब कानूनी लड़ाई लड़के दाव पेच के बाद उनको ईडब्ल्यूएस का उन्होंने अधिकार दिलाया था और उसके बाद जनरल कैटेगरी जो है वो लगातार बीजेपी समर्थक मानी जाती है। अब वो उनके विरोध में उतर आए हैं। नहीं, मैं ये मानता हूं कि अगर अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया, जैसा बता रहे हो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये प्रेरणा लेके इस देश में जहां जहां भी ब्राह्मण हैं, इस यूजीसी के मामले को लेके उन्हें हर जगह से इस्तीफा देना चाहिए और मोदी के खिलाफ लड़ना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस हैं ब्राह्मण समाज के, हाई कोर्ट में जो जजेस हैं और अलग जो भी हैं, सबको प्रेरणा लेनी चाहिए अग्निहोत्री से और कहना चाहिए भैया तुम रखो इसे अपने पास में, हम जो है सड़क पर लड़ेंगे। लड़ो ना, इससे बढ़िया कौन सी बात है? लड़ो मोदी के खिलाफ। एक चीज और भी है सर, पहली बार ये देखने को, आप अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो यहाँ यूजीसी ने खुद माना है कि बीते 5 सालों में जो ये आंकड़े हैं जातिगत भेदभाव के, ये बढ़े हैं। सरकार वैसे तो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे देश में किसी भी तरीके से जातिगत भेदभाव बचा हुआ है। अगर विदेशों में भी अगर इन आंकड़ों की बात की जाती है तो सरकार उसे नकार देती है, उनको सही नहीं मानती है। लेकिन जब यूजीसी ये बात कह रही है तो उसे उसने माना भी है और साथ ही ओबीसी को भी इस कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। कैसे सरकार ने ये बात एक्सेप्ट की, ये अपने आप में समझने वाली बात है। ये राजनीतिक रूप से इन्होंने इसको जो है, किसी ने कहा होगा भैया बढ़िया अच्छा मौका मिल रहा है तो इसे भी ऐड कर दो, थोड़ा सा सही हो जाएगा, ओबीसी वाले तुम्हारे साथ में आ जाएंगे। ये है सारा राजनीतिक जो किया गया है, वो उसके पीछे राजनीतिक सोच है। पर मेरा मानना यह है, इस देश में कानून और नियम, जहां भी अन्याय हो उसको रोकने के लिए, चाहे किसी भी जाति या धर्म या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अन्याय हो, किसी भी स्तर पर, वो सवर्ण हो, वो शूद्र हो, कोई भी हो, हर एक के खिलाफ अन्याय रोकने के लिए सारे प्रावधान हैं। पर क्या उन प्रावधानों को, उन कानूनों को ईमानदारी से लागू किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। सो बात यह है कि कानून तो बना लो, आप राजनीति साधने के लिए कानून बना लो। असली बात यह है कि क्या आप ईमानदारी से इंप्लीमेंट करेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, ये यूजीसी में जो बना दिए गए हैं नियम रेगुलेशन, जो भी कुछ बनाए हैं, बावजूद उसके एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय रुकेगा नहीं। और ये केवल एक क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में अन्याय हो रहा। इस देश में, मैंने संपत्ति का आपको बता दिया, पैसे का बता दिया, इस देश में 75% से ज्यादा सारी चीजें, नौकरी से लेकर बाकी सब कुछ इनके हाथ में है, सवर्णों के हाथ में है, ठीक है ना। और ये उस सब के बावजूद है कि जब कहने को है कि रिजर्वेशन नहीं है हमारा, तो उस सब के बावजूद है क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि ये जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं आईआईटी में, चाहे पायल तड़वी का हो और चाहे रोहित वेमुला का हो और चाहे बाग में जो 2 बच्चे यहाँ पे उनका सुसाइड बताया गया, आप एफआईआर तक भी नहीं कर रहे हैं, आप एफआईआर नहीं करा रहे हैं, आप उसके विषय में प्रॉपर तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, ये मामला केवल सुसाइड का नहीं, ये संस्थागत हिंसाएं हैं, हत्याएं हैं, ये जो किया जा रहा, तो इनको प्रॉपर तरीके से रोका जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। और जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, वो आंकड़ा ये कह रहा है कि इन उच्च संस्थानों में 65% से ज्यादा जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ हो रहा है। चर्चा ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ओबीसी को ऐड करना एक उनको झुंझुना पकड़ाने जैसा है कि आपके लिए हम काम कर रहे हैं, सरकार आपके लिए चिंता फिक्रमंद है, और ये इशारा इस वजह से हो कि बस ओबीसी को अपने झांसे में लिया जा सके। उत्तर प्रदेश चुनाव भी नजदीक है, उनको देखते हुए तो उनको भांजने की कोशिश तो नहीं है। मैं समझता हूँ, मेरी बात तो आपने कह दी, मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, ये राजनीतिक स्टंट है, सारा सब कुछ है कि ओबीसी को मूर्ख बनाओ और ओबीसी को देखो भैया हमने तुम्हारे लिए दिया, हम अपने लोगों का विरोध झेल के भी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ये यही सब कुछ है, हकीकत कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो केवल कानून बनाया गया है, बात है इम्प्लीमेंटेशन की है। इम्प्लीमेंट हो रहा है इस देश में, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। और जहां इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, मुझे कहने में दुख है लेकिन मैं कहना जरूर समझता हूं कि कोर्ट भी वहां पीछे हट जाती हैं। इम्प्लीमेंट कहां हो रहा? सो ये केवल एक पॉलिटिकल झुंझुना है जो पकड़ा दिया है दोनों के लिए। दूसरा, एक पीछे, इसके पीछे एक साजिश ये है कि जो इस देश में असली मुद्दे हैं, उन असली मुद्दों से ध्यान भटकाओ, तो लोगों को कहो तू भी आजा सड़क पे, तू भी आजा सड़क पे। ये सारा इसलिए है,
इस देश में आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इस देश की सरकार चुनाव आयोग को आगे करके किस तरह से SIR के माध्यम से इस देश के लोगों की नागरिकता छीन रही है, उनका वोटिंग का राइट छीन रही है। 6 करोड़ लोगों पर अकेले उत्तर प्रदेश में तलवार लटकी हुई है। जो 55 लाख लोग बढ़े इस पीरियड में, उनकी वोटें नहीं बढ़ी। 2 करोड़ 89 लाख वोटें काट दी गई और 1 करोड़ 40 लाख के लगभग वोटें हैं जो अनमैप्ड वाली बात बता रहे हैं, और सस्पिशन वाले में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ के लगभग वोटें हैं। तो ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये है असली मुद्दा। और असली मुद्दा यह है कि मोदी सरकार इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को आगे किया हुआ है। इस पे लोगों का ध्यान न जाए, उसके लिए सारी चीजें की जा रही हैं। राहुल गांधी जी ने सारे सबूत दिखाए, लेकिन अफसोस मुझे यह कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो इतना बढ़िया मुद्दा पकड़ा था, जिस पर सड़क पे आना चाहिए था, जनता को सड़क पे लाना चाहिए था, अब वो जो हम मनरेगा में लग गए तो इन्होंने पकड़ा दिया, इनको UGC पकड़ा दिया, उनको मनरेगा पकड़ा दिया, किसी को वो शंकराचार्य जी का और जो क्या क्या पकड़ा रखा उन्होंने। तो ये सारी चीजें हो रही हैं कि तुम सब इसी में लगे रहो और हम अपना काम करते रहें, ताकि 2029 में इस देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से हम पूरे देश पर कब्जा करके इस देश के संविधान को खत्म कर सकें। असली मुद्दा है ये, इस देश के संविधान को बचाना। इस सब के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और OBC को विशेष रूप से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मोदी एंड RSS ये जितने भी हैं, केवल उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके जो OBC वगैरह का या जिसका भी है, वो देंगे आपको कुछ नहीं, वो कभी उन्होंने दिया नहीं है आपको, उनकी नीयत नहीं है आपको देने की, समझना आपको है, किसी और को नहीं।